हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 44। गुड्डू ने जब दीपक को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसका खून खौल गया। वह अपनी छत की दीवार फांदकर सीधा ही बगल वाली छत पर जा कूदा। कुछ दिन पहले ही गुड्डू का पैर ठीक हुआ था, लेकिन उसे अपने पैर की परवाह नहीं थी। दीवारें फांदकर वह वंदना की छत पर आया और दीपक का कंधा थपथपा दिया। दीपक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, गुड्डू को देखकर थोड़ा परेशान और हैरान हो गया। गुड्डू ने उससे कुछ नहीं पूछा और सीधा एक घूंसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, और कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना रखा है तुमने। दीपक का दांत उसके होंठ पर लग गया, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा और वह गुड्डू की तरफ पलटा और कहा, गुड्डू भैया, हम समझाते हैं आपको। लेकिन गुड्डू ने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से से कहा, हम ना कुछ समझना नहीं चाहते हैं, खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो, लड़कियों को पागल बनाकर टहला रहे हो सिर्फ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी। लड़की ने गुड्डू के पास आकर कहा तो गुड्डू ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम वो बीच में ना बोलो, समझी? तमीज से गुड्डू, ये हमारी वाइफ है, दीपक ने कहा। गुड्डू के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, वह हैरान हो गया और उसकी आंखों के सामने एकदम से वेदी का चेहरा आ गया और उसकी आवाज कानों में पड़ी, दीपक और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद कर दिया, अब पिताजी को हमारी शादी के लिए आप ही मनाना। वेदी के ये शब्द और दीपक के आखिरी शब्द एक एक करके उसके कानों में गूंजने लगे। अगले ही पल गुड्डू को एहसास हुआ कि दीपक ने वेदी के साथ साथ उस लड़की को भी धोखा दिया है जिससे उसने शादी की है। गुड्डू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दीपक की कॉलर पकड़ी और उसे पीटते हुए कहा, जानते भी हो कितना गलत किया है तुमने हमारी बहन के साथ। जब शादी इनसे करनी थी तो वेदी के साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? दीपक को पिटता देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। गुड्डू और दीपक आपस में उलझ पड़े, लेकिन गुड्डू तो गुड्डू ठहरा और यहाँ बात थी उसकी बहन की, तो गुस्सा होना जायज भी था। उसने दीपक की कॉलर पकड़ी और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आया। वंदना और उसके पति भी उठकर बाहर चले आए। उन्होंने गुड्डू और दीपक को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही किसी की नहीं सुन रहे थे। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। मोहल्ले में से किसी ने आकर मिश्रा जी को खबर दी। वे जल्दी से वंदना के घर आए और गुड्डू को दीपक से दूर करते हुए कहा, गुड्डू, जे का तमाशा लगा रखे हो यहाँ? पिताजी जे, गुड्डू ने कहना चाहा, तभी वंदना आगे आई और कहा, देख लीजिए, इतनी रात में मेरे घर आकर कैसे गुंडागर्दी कर रहा है ये। कितना मारा है मेरे भतीजे को, पूछो इसे कि ऐसा क्यों किया। मिश्रा जी वंदना को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके मुंह से ये बात सुनकर उन्होंने एक नजर गुड्डू को देखा। उन्होंने देखा मोहल्ले की आधे से ज्यादा लोग वहां जमा हो गए हैं। मिश्रा जी गुड्डू के पास आए और उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, है जी सब, और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जवाब दो गुड्डू, काहे झगड़ा किया इस लड़के से? पिताजी, इसने, गुड्डू कहते कहते रुक गया। उसे वेदी का ख्याल आ गया और इस तरह वह सबके सामने अपनी बहन का नाम नहीं उछाल सकता था। इसने कहा, गुड्डू, पहले तुम बाहर झगड़ते थे, अब घर में भी शुरू कर दिए, माफी मांगो इन सबसे। मिश्रा जी ने गुड्डू की आंखों में देखते हुए कहा, हम माफी नहीं मांगेंगे पिताजी, कहकर गुड्डू गुस्से में वहां से चला गया। मिश्रा जी ने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, आप सब अपने अपने घर जाइए। देखिए अपने बेटे की अकड़, एक तो मेरे भतीजे पर हाथ उठाया और ऊपर से माफी भी नहीं मांगी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में जाऊंगी मैं, वंदना ने कहा। गुड्डू ने जो किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। वो ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठाता। बात का हुई जी, एक बार अपने भतीजे से भी पूछ लेना। मिश्रा जी ने दीपक को देखकर कहा तो उसने नजरें झुका ली। वो क्या कहेगा, उसे तो बेवजह कितना मारा है आपके गुड्डू ने, वंदना ने कहा। बस करो वंदना, खामखा बात को आगे बढ़ा रही हो तुम, कहते हुए वंदना के पति ने आगे आकर मिश्रा जी से कहा, आप माफी मत मांगिए भाई साहब, दोनों बच्चों में कोई गलतफहमी हो गई होगी, फिर दोनों ही जवान हैं, गुस्से वाले हैं, बेहतर होगा हम इस बात को यहीं खत्म करें। हम गुड्डू को समझाते हैं, कहकर मिश्रा जी वहां से चले गए। मिश्रा जी के जाने के बाद वंदना के पति दीपक की ओर पलटे और कहा, कल सुबह अपनी पत्नी को यहां से लेकर चले जाना।
मिश्रा जी की इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है। तुम्हारे और वेदी के रिश्ते से हम अनजान नहीं हैं। गुड्डू भी इसी वजह से गुस्से में था और हम नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उस गुड्डू के लिए आप मेरे भतीजे को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं? वंदना ने कहा तो उसके पति ने उसे घूरते हुए कहा, जो ये सब हो रहा है ना, उसके पीछे वजह तुम ही हो। अपने भतीजे को संभाल नहीं पाई और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। ये दोनों कल यहाँ से जाएंगे और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम भी इनके साथ चली जाओ, कहकर वंदना के पति वहां से चले गए। वंदना भी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे दीपक की पत्नी भी। दीपक को एहसास हो रहा था कि वेदी से सच छुपाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। भले वह किसी और से शादी करता, लेकिन कम से कम एक बार वेदी को बता देना चाहिए था। दीपक अंदर चला गया। उसने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? उस लड़की के साथ साथ आपने मुझे भी धोखा दिया है, मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। मैं आपकी पत्नी हूं, आपको माफ भी कर दूंगी, पर उस लड़की का क्या? वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। अपनी पत्नी के शब्दों से दीपक का मन छलनी हो गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सॉरी गाइस, मैं जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मेरे रूम के बाहर एक गाने की आवाज़ है और गाना इतना प्यारा है कि मैं इसे सुने बिना खुद को रोक नहीं पाई। तो आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। शायद इतनी दूर से आपको आवाज ही ना आए, तो चलो कहानी कंटिन्यू करते हैं। मिश्रा जी घर आए और अंदर आकर आवाज लगाई, गुड्डू गुड्डू। कुछ देर बाद ही गुड्डू उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था। मिश्रा जी को गुड्डू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, कब अकल आएगी तुम्हें? जे मार पिटाई कहा है जे सब? कानपुर के गुंडे हो तुम जो हर वक्त झगड़े फसाद में उलझे रहती हो। हमारी बनी बनाई इज्जत को काहे मिट्टी में मिलाए रहे हो? सच कहूं तो हम थक चुके हैं तुमसे, तुम्हारी हरकतों से, जे रोज रोज के झगड़ों से। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी दिन यहाँ सीने में दर्द उठेगा हमारे और चल बसेंगे हम। ऐसा मत कहिए पिताजी। गुड्डू ने मिश्रा जी के मुंह से जाने की बात सुनकर बेचैनी से कहा, बस गुड्डू, अब और नहीं समझा पाएंगे तुम्हें। आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहते हुए मिश्रा जी की आंखों में बेबसी नजर आने लगी, जिसे गुड्डू साफ देख पा रहा था। मिश्रा जी वहां से चले गए और गुड्डू उदास सा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बनारस उत्तर प्रदेश। सुबह सुबह शगुन तैयार होकर मंदिर जाने के लिए निकल गई। अश्री घाट का शिव मंदिर पास में ही था, इसलिए शगुन पैदल ही चल पड़ी। रास्ते भर जाने पहचाने लोग मिल रहे थे। सब गुड्डू की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। शगुन को अच्छा लगा कि सब गुड्डू को कितना चाहते हैं। शगुन मुस्कुराते हुए शिव मंदिर चली आई और गुड्डू की याददाश्त वापस आने का भगवान से कहने लगी। पूजा करके शगुन वापस आई तो उसे सामने से आता पारस दिखाई दिया। उसे देखकर शगुन रुक गई। पारस मुस्कुराते हुए शगुन के पास आया तो शगुन ने कहा, कैसे हो पारस? मैं ठीक हूं, तुम कानपुर से कब आई? पारस ने पूछा। कल ही आई हूं, प्रीति की सगाई है ना उसमें, शगुन ने कहा। गुड्डू कैसा है? पारस ने पूछा तो शगुन के चेहरे पर उदासी घिर आई और उसने धीरे से कहा, वो पहले से अब ठीक है। और उनकी याददाश्त? पारस ने पूछा तो शगुन उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं महादेव ने मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। मैं जितना किसी के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, वह इंसान मुझसे उतना ही दूर चला जाता है। शगुन की आंखों में बेबसी और मुस्कुराहट में दर्द पारस बखूबी देख सकता था। उसे अंदर ही अंदर काफी तकलीफ भी हुई कि शगुन की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों। पारस शगुन के चेहरे को देखता रहा तो शगुन ने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मेरी शादी में तो नहीं आए, प्रीति की सगाई में तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल, और इस बार मैं ही नहीं बल्कि माँ और पापा भी आ रहे हैं प्रीति की सगाई में। और कहते कहते पारस ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
और कोई और भी आने वाला है? शगुन ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। हाँ, और मैं चाहता हूं सबसे पहले तुम उससे मिलो, पारस ने कहा। तो ये बात है, तभी तुम थोड़ा बदले बदले नजर आ रहे हो। ठीक है, उसे भी सगाई में लेकर जरूर आना, मैं उससे वहीं मिल लूंगी, शगुन ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। हाँ, मैं भी चलती हूँ, घर में बहुत काम है और सगाई की तैयारियां भी करनी है, शगुन ने जाते हुए कहा। अभी 2 ही कदम चली होगी कि पारस ने कहा। शगुन। हाँ, शगुन ने पलटकर कहा। महादेव ने तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है, जल्दी ही तुम्हें वो सब मिलेगा, पारस ने मुस्कुराकर कहा। तो शगुन भी मुस्कुरा उठी और वहां से चली गई। घर आकर शगुन तैयारियों में लग गई। वेदी और प्रीति भी नहा धोकर नीचे चली आई। शगुन सबके लिए नाश्ता बना चुकी थी। गुप्ता जी भी बाहर से गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आ रहे थे। गुप्ता जी के कोई दोस्त आए थे तो उन्होंने अपना नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। शगुन, वेदी और प्रीति बाहर हॉल में बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करते हुए प्रीति ने कहा, अच्छा दी, मैंने ना टेलर को आपके लहंगे वाला ब्लाउज भी दे दिया है। उन्होंने कहा है सगाई वाले दिन सुबह भिजवा देगा, तो आप लहंगा ही पहनना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सारी तैयारी हो गई ना? लास्ट टाइम पर मत बोलना ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, शगुन ने कहा। अरे दी, रोहन तो मुझे ऐसे ही ले जाने को तैयार है, प्रीति ने हंसते हुए कहा। बेचारा, मुझे तो उस पर अभी से तरस आ रहा है, शगुन ने कहा। तो वेदी और प्रीति हंस पड़ी। कुछ देर बाद वेदी ने कहा, भाभी, प्रीति कितनी किस्मत वाली है ना, जिससे इसने प्यार किया उसी से इसकी सगाई हो रही है और फिर शादी हो जाएगी। अच्छा, तुम नहीं हो क्या किस्मत वाली? शगुन ने शरारत से वेदी की ओर देखकर कहा। तो प्रीति ने बीच में कूदते हुए कहा, एक मिनट, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? कुछ भी तो नहीं है ना भाभी, वेदी ने कहा। हाँ, कुछ भी तो नहीं, शगुन ने प्रीति को चिढ़ाने के लिए कहा। बताओ ना यार, कहीं वेदी भी तो। ओ तेरी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, प्रीति ने वेदी की बगल में बैठते हुए कहा। शगुन अपना नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठी और अपनी प्लेट लेकर वहां से चली गई। प्रीति ने वेदी से पूछा तो उसने उसे दीपक के बारे में बता दिया। दोनों सहेलियां खिलखिला रही थी। गुप्ता जी अपने दोस्त के साथ वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों को हंसते खेलते मुस्कुराते देखा तो मुस्कुरा उठे और चले गए। बातें करते हुए अचानक से प्रीति को कुछ याद आया और उसने वेदी से कहा, अच्छा वेदी, तुम्हारे भैया, मतलब मेरे जीजाजी, वो मेरी सगाई में आएंगे या नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही गुड्डू भैया ने कांड किया था, पिताजी बहुत ही नाराज हैं उनसे, हमें नहीं लगता उन्हें आने देंगे। और फिर यहाँ आए तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सबको पता है ना उनकी और भाभी की शादी के बारे में, वेदी ने मासूमियत से कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सगाई में आए, इकलौते जीजू है मेरे, वो नहीं आएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, प्रीति ने उदास होकर कहा। फिर तो गोलू भैया ही कुछ कर सकते हैं और पिताजी को मना सकते हैं, तुम उनसे बात कर लो, प्रीति ने कहा। तो वेदी ने खुश होकर गोलू को फोन लगाया। 1-2 रिंग जाने के बाद गोलू ने फोन उठाया और बड़े प्यार से कहा, हाँ जी प्रीति जी। गोलू जी सुनिए ना, आपको तो पता ही है मेरी सगाई है और सगाई बार बार नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीजू यहाँ आए और उन्हें आप ही ला सकते हैं, बस मेरी इतनी सी विश पूरी कर दीजिए प्लीज। प्रीति ने प्लीज पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। पुराना गोलू होता तो अब तक पिघल चुका होता, लेकिन इस गोलू को अक्ल आ चुकी थी। उसने कहा, प्रीति जी, आप कहोगी कुएं में कूद जाओ तो हम बेशक कूद जाएंगे, लेकिन मिश्रा जी से पंगा नहीं लेंगे। कहा है पिछली बार ना बहुत तबीयत से सुताई की है उन्होंने हमारी और गुड्डू भैया की, इसलिए जे विश तो पूरी ना कर पाएंगे हम। क्या यार गोलू, इतना भी नहीं कर सकते, प्रीति ने नाराज होकर कहा। गोलू जी से सीधा गोलू, सही है प्रीति जी, आपको ना शायद अपने प्यारे जज के बारे में तो बात नहीं मालूम, हम बताते हैं। गुड्डू भैया के पास मुसीबत नहीं आती है,
गुड्डू भैया खुद मुसीबत के पास जाते हैं, इसलिए समझो यार हमारी परेशानी, गोलू ने कहा। प्रीति ने थोड़ा सोचा और फिर इमोशनल होकर कहा, ठीक है गोलू, मुझे लगा जीजू यहाँ आएंगे तो दी के साथ उन्हें थोड़ा वक्त बिताने को मिलेगा और क्या पता इससे उन दोनों की दूरियां भी कम हो जाएं। लेकिन शायद आप नहीं चाहते। गोलू प्रीति की बातों में आ गया और उसने कहा, अच्छा ये बात थी। गोलू ने इतना ही कहा कि बगल वाली चाय की दुकान पर बजा। ए फंसा। गोलू ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल फेंक कर कहा, अबे बंद करो बे। हाँ प्रीति जी, हम वो कह रहे थे करते हैं कुछ जुगाड़। प्रीति मुस्कुराई और फोन काट दिया। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 44। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।